हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं यूबिक्विटिनेशन प्रोटियोसोमल पाथवे। यूबिक्विटिनेशन प्रोटियोसोमल पाथवे एक तरह का प्रोटीन डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन पाथवे है। डिटेल में स्टडी करेंगे। जहां पर भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूबिक्विटिनेशन अभी तक हमने बहुत सी जगह सेल डिवीजन हो गया, सेल साइकिल हो गया, उसमें हमने अधिकतर जगह देखा कि पॉलीयूबिक्विटिनेशन होता है, प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में या डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म में हमने देखा था कि प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बट हमें उसकी मैकेनिज्म नोन नहीं थी कि किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम वो मैकेनिज्म स्टडी करेंगे जिसके थ्रू प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होता है या डिग्रेडेशन होता है। एक तरह की बायोकेमिकल प्रोसेस है यूबिक्विटिनेशन। बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जिस भी टारगेट प्रोटीन का आपको डिस्ट्रक्शन कराना है या डिग्रेडेशन कराना है उससे यूबिक्विटिन प्रोटीन को ऐड कर दिया जाता है। किस प्रोटीन को ऐड कर दिया जाता है? यूबिक्विटिन प्रोटीन। एक टाइप की प्रोटीन होती है यूबिक्विटिन, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यूबी से। यूबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूबिक्विटिन प्रोटीन को जब टारगेट प्रोटीन, सपोज ये हमारी टारगेट प्रोटीन है जिसका हमें क्लीवेज कराना है, ठीक है, या डिस्ट्रक्शन कराना है इस टारगेट प्रोटीन का, सॉरी क्लीवेज नहीं, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन कराना है इस टारगेट प्रोटीन का, तो इस टारगेट प्रोटीन पर टैग कर दिया जाता है यूबिक्विटिन को। यूबिक्विटिन प्रोटीन को किस पर टैग कर दिया जाता है? इस टारगेट प्रोटीन पे। ये टारगेट प्रोटीन पे यूबिक्विटिन को टैग कर देते हैं। अब यूबिक्विटिन क्या है, किस अमीनो एसिड पे टैग करेंगे? बेसिकली टारगेट प्रोटीन के लाइसिन अमीनो एसिड पे। ध्यान रखिएगा हमेशा, टारगेट प्रोटीन के लाइसिन अमीनो एसिड से टैग कर दिया जाता है यूबिक्विटिन को। ये यूबिक्विटिन है, ये इसका कौन सा अमीनो एसिड है टारगेट प्रोटीन का? लाइसिन अमीनो एसिड। लाइसिन अमीनो एसिड से यूबिक्विटिन को टैग कर देंगे। किस बॉन्ड के फॉर्मेशन होता है इसमें? यूबिक्विटिन और टारगेट प्रोटीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये कौन सा बॉन्ड होगा आपका? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड या आइसोपेप्टाइड बॉन्ड। आइसोपेप्टाइड बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या आइसोपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब यूबिक्विटिन जिस भी टारगेट प्रोटीन से टैग होगी, इट मींस उस टारगेट प्रोटीन का क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा। कैसे टैगिंग होगी? उसके लाइसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू से। किस बॉन्ड के थ्रू? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू या आइसोपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, अब मेनली रीजन क्या है कि आप किसी भी टारगेट प्रोटीन का यूबिक्विटिनेशन करा रहे हो? रीजन क्या है? हमने ये तो देख लिया कि प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, बट व्हाई? बेसिकली रीजन क्या है इस मैकेनिज्म के पीछे? तो बेसिकली रीजन क्या हो सकता है कि वो प्रोटीन क्या हो, टॉक्सिक हो गई हो। टॉक्सिक प्रोटीन के केस में भी यूबिक्विटिनेशन करा देते हैं हम, उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन करा देते हैं। प्रोटीन क्या हो चुकी है? नॉन फंक्शनल हो चुकी है। अब उस प्रोटीन का आपकी बॉडी में कोई भी यूजेस नहीं है, कोई भी यूजफुल नहीं है उसका, तो इस कंडीशन में उस टारगेट प्रोटीन का क्या करा दिया जाता है? डिस्ट्रक्शन करा दिया जाता है। या उस टारगेट प्रोटीन का क्या हो चुके हैं? मिसफोल्ड हो चुके हैं। मिसफोल्डेड की कंडीशन में भी, मिसफोल्डिंग की कंडीशन में भी उस टारगेट प्रोटीन का क्या करा देते हैं हम? डिग्रेडेशन या डिस्ट्रक्शन करा देते हैं। तो रीजन क्या है किसी भी प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कराने के? मिसफोल्डिंग रीजन हो सकता है, टॉक्सिक कंडीशन या टॉक्सिक प्रोटीन हो सकती है, या हो सकता है कि वो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो, या अब उस प्रोटीन का आपकी बॉडी में कोई यूजेस नहीं है, तो इस कंडीशन में उस प्रोटीन का क्या करा देते हैं हम? डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन। किस मैकेनिज्म के थ्रू कराएंगे? यूबिक्विटिनेशन। लाइसोसोमल डाइजेशन भी होता है, बट बेसिकली हम अधिकतर देखते हैं प्रोटियोसोमल पाथवे चलता है। यूबिक्विटिन ऐड होती है प्रोटियोसोम के थ्रू, प्रोटियोसोमल पाथवे के थ्रू उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो स्मॉल पेप्टाइड्स में क्लीव हो जाते हैं। कैसे होगा सब कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जहां पर भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चले देखते हैं। ये हमारी टारगेट प्रोटीन है, लाइसिन रेसिड्यू पे यूबिक्विटिन ऐड हुआ है। किस बॉन्ड के थ्रू? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ऐड हो गया है। अब इस प्रोसेस में कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं? यूबिक्विटिनेशन की प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एंजाइम्स हम स्टडी करेंगे। एंजाइम्स की स्टडी। बेसिकली यूबिक्विटिनेशन की प्रोसेस में 3 टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, E1, E2 और E3। E1 एंजाइम, E2 एंजाइम और E3 एंजाइम। E1 एंजाइम यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, क्या कहा जाता है उसे? यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम। एक्टिवेटिंग एंजाइम जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है E1 से।
यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, E2 एंजाइम होगा आपका कॉन्जुगेटिंग एंजाइम या यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। और E3 होता है यूबिक्विटिन लाइगेज, E3 होता है बेसिकली आपका यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम। तो कौन कौन से 3 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे यूबिक्विटिनेशन की प्रोसेस में? 3 एंजाइम, E1 यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, E2 यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम और E3 यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम। हर एंजाइम का अपना अपना रोल है, क्या क्या रोल प्ले करेंगे वो सब हम देखेंगे। ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूबिक्विटिन लाइगेज, जैसे ही टारगेट प्रोटीन का क्लीवेज आएगा मल्टीपल यूबिक्विटिन ग्रुप को ऐड करने का काम करेगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम पॉलीयूबिक्विटिनेशन के ऐड करने का काम यूबिक्विटिन लाइगेज का होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे एंजाइम्स आएंगे, क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसे इन्वॉल्व होंगे, किस मैकेनिज्म के थ्रू ऐड होगा, सब कुछ स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेसिक पाथवे कि E1 एंजाइम, जैसे ही कोई टारगेट प्रोटीन है उस टारगेट प्रोटीन के लाइसिन रेसिड्यू पे हमें ऐड करना है यूबिक्विटिन को, तो कैसे यूबिक्विटिन एक्टिवेट होंगे और कैसे टारगेट प्रोटीन से अटैच होंगे वो सब हम प्रोसेस देखेंगे। यूबिक्विटिन के फर्स्ट E1 एंजाइम स्टेप बाय स्टेप भी देखते हैं। फर्स्ट यूबिक्विटिन के कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, ये है यूबिक्विटिन का कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, ये है आपकी बेसिकली यूबिक्विटिन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे UB से, ठीक है। यूबिक्विटिन पूरी मैकेनिज्म देखेंगे, देखिएगा क्या होगा। फर्स्ट यूबिक्विटिन के कार्बोक्सिलिक E1 एंजाइम आया, E1 एंजाइम, ठीक है, E1SH एंजाइम, ठीक है, E1SH एंजाइम। फर्स्ट कंडीशन में E1 एंजाइम जो यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम है वो किससे अटैच होगा? यूबिक्विटिन के कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से, C टर्मिनल से, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से ऐड होगा E1 एंजाइम। किसके थ्रू? वो थायो ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? थायो ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, C डबल बॉन्ड OS, और ये हो गया आपका E1 एंजाइम। थायो ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और ये है आपका यूबिक्विटिन प्रोटीन UB। इस प्रोसेस में ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगी। ATP लगेगी जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? AMP में, और पायरोफॉस्फेट के रूप में PPI रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ATP यूज होगी। कैसी प्रोसेस है? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एंजाइम आया है आपका E1 एंजाइम जो यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम था, उसने क्या किया है? यूबिक्विटिन प्रोटीन के कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से E1 एंजाइम अटैच हुआ है। किस बॉन्ड के थ्रू? थायो ईस्टर बॉन्ड के थ्रू। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या है? थायो ईस्टर बॉन्ड का। नेक्स्ट स्टेप में ये जो एक्टिवेटिंग एंजाइम है, फर्स्ट यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, सेकंड कंडीशन में क्या होगी? सेम C डबल बॉन्ड O, आपके फर्स्ट कंडीशन में जो एंजाइम्स आया था अटैच हुआ था, और ये आपका यूबिक्विटिन के फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? E2 एंजाइम आएगा, ठीक है। E2 एंजाइम, इस स्टेप में E1 एंजाइम रिमूव हो जाएगा, E1SH रिमूव हो जाएगा। होता क्या है E2SH की कंडीशन में? जो फर्स्ट एक्टिवेटिंग एंजाइम है आपका, जो फर्स्ट यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम है, वो एंजाइम 2, कौन सा? कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम की सिस्टीन रेसिड्यू पे जाके रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सिस्टीन रेसिड्यू पे जाके कौन आ जाएगा? E1 एंजाइम जाके एक्टिवेटिंग यूबिक्विटिन जाके बाइंड हो जाएगा E2 एंजाइम के सिस्टीन रेसिड्यू पे, ठीक है। E2 एंजाइम के सिस्टीन रेसिड्यू पे कौन आके बाइंड हो जाएगा? अब E1 एंजाइम। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अब ये आपका E2, वही थायो ईस्टर बॉन्ड, E2 एंजाइम, कॉन्जुगेशन काम किया है, करियर के रूप में फॉर्मेशन हो गया है। किसका है? यही आपकी यूबिक्विटिन प्रोटीन ही चल रही है। सब फंक्शन किस में हो रहे हैं? यूबिक्विटिन प्रोटीन पे। अभी हमें यूबिक्विटिन को प्रिपेयर करना है या रेडी करना है ताकि वो किसी टारगेट प्रोटीन पे जाके क्या हो सके? लाइगेज हो सके और पॉली यूबिक्विटिनेशन करा सके। फर्स्ट स्टेप में हमने यूबिक्विटिन को एनर्जी दी और उसका एक्टिवेशन कराया कि एक्टिवेटिंग यूबिक्विटिन का एंजाइम ने बाइंड हुआ और उसको एक्टिवेट करा रहे हैं। सेकंड कंडीशन सिचुएशन में उसको कॉन्जुगेट किया है,
सेकंड एंजाइम ने उसे कॉन्जुगेटिंग एंजाइम जो था कॉन्जुगेशन या कैरियर की तरह यूज होगा। थर्ड एंजाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्या है आपका, सॉरी ये सेकंड है, थर्ड एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम यूबिक्विटिन लाइगेज आएगा। जैसे ही यूबिक्विटिनेशन हुआ आपका C डबल बॉन्ड O, सॉरी थायोस्टर SE2, अब ये है आपका यूबिक्विटिन। अब नेक्स्ट कंडीशन में आएगा आपके पास यूबिक्विटिन लाइगेज, यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम। यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम मतलब E3 एंजाइम आ चुका है। यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, टारगेट रेसिड्यू, टारगेट जो प्रोटीन है आपकी उसके लाइसिन रेसिड्यू से पेप्टाइडल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके मल्टीपल यूबिक्विटिन को ऐड कर देगा। अब क्या होगा, यूबिक्विटिन है आपके बेसिकली, यूबिक्विटिन की जगह क्या आ जाएगा, उसके टारगेट CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये टारगेट प्रोटीन से जाके जुड़ेगा। अब ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ये NH बॉन्ड का ये आपका हट चुका है, E3 एंजाइम आ चुका है, उसने इसको E2SH के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, E2SH के फॉर्म में वापस रिमूव हो जाएगा। CONH फॉर्म, ये लाइसिन रेसिड्यू आपका, और ये टारगेटेड प्रोटीन, जो भी टारगेटेड प्रोटीन आपकी टारगेटेड प्रोटीन के लाइसिन रेसिड्यू के से वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, पेप्टाइडल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और मल्टीपल यूबिक्विटिन ग्रुप का क्या हो जाएगा, एडिशन होता जाएगा। अभी फर्स्ट कंडीशन में एक यूबिक्विटिन ग्रुप का ऐड हुआ, सेकंड पाथवे चलेगा, नेक्स्ट यूबिक्विटिन का एडिशन होगा, ऐसे ही मल्टीपल यूबिक्विटिन ऐड हो जाएंगे तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉली यूबिक्विटिनेशन। क्या कहलाएगी, पॉली यूबिक्विटिनेशन। कौन सा एंजाइम आ चुका है, E3 एंजाइम, जिसने क्या किया है, पेप्टाइडल बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू टारगेट प्रोटीन के लाइसिन, अब क्या हुआ, वही आइसोपेप्टाइडल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इधर यूबिक्विटिन ग्रुप आपके क्या होते जा रहे हैं, अटैच होते जा रहे हैं, क्योंकि लाइसिन के अमीनो टर्मिनल एंड से क्या हो चुका है, उसमें पेप्टाइड का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है और यूबिक्विटिन तो एज इट इज अटैच हो रहे हैं। तो ये क्या था आपका, यूबिक्विटिनेशन हुआ, तो टारगेट प्रोटीन को हम टैग कर चुके हैं। एक बार जब टारगेट प्रोटीन टैगिंग हो गई, अभी क्या किया हमने, टैगिंग की, किस किस प्रोसेस के थ्रू, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट एंजाइम यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम या यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, जिसने क्या किया, यूबिक्विटिन के कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से जाके लिंक्ड हुआ, किस बॉन्ड के थ्रू, थायोईस्टर बॉन्ड के थ्रू। जैसे ये थायोईस्टर बॉन्ड के थ्रू ऐड होगा, यूबिक्विटिन क्या हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। अब एक्टिवेटिंग यूबिक्विटिन, जो यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुके हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, एंजाइम 2 क्या करेगा, उसके सिस्टीन रेसिड्यू पे जाके उस एक्टिवेटिंग यूबिक्विटिन को ऐड करवा देगा। जैसे यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग यूबिक्विटिन एंजाइम 2 के सिस्टीन रेसिड्यू से जाके बाइंड हो चुकी है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम आएगा, जो क्या करेगा, पेप्टाइडल बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू या लाइसिन जो भी टारगेट प्रोटीन है उस पे जाके वो उसको अटैच करवा देगा या टैग करवा देगा। उसका अटैचमेंट हो गया, देखा हमने, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैचमेंट होगा या आइसोपेप्टाइडल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक फंक्शन में एक यूबिक्विटिन ऐड होगा, ऐसे मल्टीपल यूबिक्विटिन कॉन्जुगेट होते जाएंगे और मल्टीपल यूबिक्विटिनेशन का फॉर्मेशन या पॉली यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा। पॉली यूबिक्विटिनेशन हो गया है, मतलब अब इस प्रोटीन का या टारगेट प्रोटीन का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन होगा। कौन कराएगा डिस्ट्रक्शन, प्रोटियोसोम आएंगे। अब प्रोटियोसोमल पाथवे मतलब अपकमिंग, अभी तक हमने यूबिक्विटिनेशन देखा, अभी तक क्या देखा है हमने, ये सब यूबिक्विटिनेशन। अभी रिमेनिंग है प्रोटियोसोमल पाथवे। प्रोटियोसोमल पाथवे की स्टडी अब हम करेंगे। ये पूरी प्रोसेस थी यूबिक्विटिनेशन की, कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, कैसे टैगिंग होगी, अभी तक हमने ये देखा। अब हम देखेंगे कि बेसिकली नेक्स्ट पाथवे में आपके प्रोटियोसोमल पाथवे में क्या होता है। चलिए स्टडी करते हैं प्रोटियोसोमल पाथवे की, कि प्रोटियोसोमल पाथवे होगा कैसे। प्रोटियोसोम, इसमें आएंगे 26S प्रोटियोसोम। 26S प्रोटियोसोम क्या करेंगे, इसका क्लीवेज करा देंगे प्रोटीन का, डिस्ट्रक्शन करा देंगे। मतलब टैगिंग तो हो चुकी है, अब डिस्ट्रक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत है, प्रोटियोसोम की। प्रोटियोसोम कौन आएंगे, 26S प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम के ऊपर भी एक डिटेल टॉपिक बनता है। अभी हम देखते हैं 26S प्रोटियोसोम करते क्या हैं। 26S प्रोटियोसोम के पास 2 सब यूनिट होती है, 19S सब यूनिट और 20S सब यूनिट। किन किन से मिलकर बना होता है, 19S सब यूनिट से और 20S सब यूनिट से।
19S सब यूनिट इसकी होती है रेगुलेटरी सब यूनिट। रेगुलेटरी सब यूनिट कौन सी होती है इसकी? 19S सब यूनिट। और कैटालिटिक सब यूनिट होती है 20S। कैटालिटिक सब यूनिट होती है 20S। 19S रेगुलेटरी पार्ट होता है इसका और 20S होता है कैटालिटिक सब यूनिट। कैसा होगा वो देखते हैं हम। सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होती है ये, सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर, जिसके ये दोनों हैं इसके 19S सब यूनिट। क्या है ये? 19S सब यूनिट। ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट है आपका इसका, किसका? बेसिकली 20S सब यूनिट का। 20S सब यूनिट के भी दो पार्ट होंगे। जब हम देखते हैं 20S सब यूनिट के भी दो पार्ट होते हैं, अल्फा पार्ट और बीटा पार्ट। अल्फा पार्ट और बीटा पार्ट। ये 20S सब यूनिट है पूरा, जिसके 20S सब यूनिट का ये वाला पोर्शन हो गया आपका। अच्छे से समझिएगा क्या है। 19S सब यूनिट, दो सब यूनिट से मिलकर बनाता है 20X प्रोटियोसोम। 20X प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम में मतलब एक बार सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर है, जो भी प्रोटीन आपके यूबिक्यूटिनेटेड है या टारगेट आपकी टैग है यूबिक्यूटिन से। सपोज कोई प्रोटीन यूबिक्यूटिन से टैग हो चुकी है, अब वो क्या करेगी? प्रोटियोसोम में इंटर करेगी। प्रोटियोसोम में इंटर करेगी तो प्रोटियोसोम में स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देख रहे हैं हम। प्रोटियोसोम के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर, ये दोनों 19S सब यूनिट के होते हैं और ये पूरा पार्ट होता है आपका 20S सब यूनिट का। किसका पार्ट है? 20S सब यूनिट का। 28 सब यूनिट में भी दो पार्ट, ये अल्फा वाला पार्ट है, अल्फा सब यूनिट, और ये है इसका बीटा सब यूनिट का पार्ट। ये कौन सा है? मिडिल वाला ब्लैक वाला पोर्शन, बीटा सब यूनिट का। 19S सब यूनिट को हम कहते हैं रेगुलेटरी सब यूनिट, और कैटालिटिक सब यूनिट कौन सी होती है इसकी? 20S सब यूनिट। उसमें से भी बीटा बेसिकली कैटालिटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई भी क्रिप्टोटिक रिस्पॉन्स आपको या ट्रिप्टिक रिस्पॉन्स हो, वो सब कौन कराएगी? पेप्टाइडेज की एक्टिविटी, मतलब प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराना, प्रोटीन को क्लीव कराना, स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कराना, वो सब करेगा आपका 20S वाला पार्ट। बट पहले उस प्रोटियोसोम में एंट्री भी तो जरूरी है। यदि एंट्री ही नहीं हुई उस टारगेट प्रोटीन की, तो 20S सब यूनिट उस प्रोटीन को डिग्रेडेशन कराएगी कैसे? तो एंट्री के लिए है 19S, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि वो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, मतलब सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन का काम किसका होता है? 19S सब यूनिट का। ये रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सी टारगेट प्रोटीन यूबिक्यूटिन टैग्ड है। जो भी टारगेट प्रोटीन यूबिक्यूटिन टैग होगी उसको एंट्री देगी। कैसी प्रोसेस है? एटीपीज डिपेंडेंट, एटीपी डिपेंडेंट है। जैसे एटीपी आएगी, एटीपीज एक्टिविटी शो करेगी। यूबिक्यूटिन टैग कोई भी प्रोटीन आई, सपोज कोई प्रोटीन थी हमारी, ये प्रोटीन जो किससे टैग थी? आपके यूबिक्यूटिन से टैग थी। यूबिक्यूटिन से टैग थी। यूबिक्यूटिन से टैग प्रोटीन किस में एंटर करेगी? प्रोटियोसोम में एंटर करेगी। प्रोटियोसोम की 19S सब यूनिट पे एंटर करेगी। जैसे ही प्रोटियोसोम में एंटर किया टैगिंग के साथ, यूबिक्यूटिन का क्या हो जाएगा? क्लीवेज होगा। यूबिक्यूटिन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएंगे। ये यूबिक्यूटिन वापस रिसाइकल्ड हो सकते हैं। ये यूबिक्यूटिन प्रोटीन किसी दूसरी प्रोटीन के टैगिंग में वापस यूज हो जाएगी। अब इंटर केवल क्या हुई है? हमारी प्रोटीन वाला पार्ट। यूबिक्यूटिन ने क्या हो गया? एलिमिनेट हो चुका है। ये क्या हो जाएगा? रिसाइकल्ड हो जाते हैं। रिसाइकल्ड हो जाएंगे आपके यूबिक्यूटिन। ये वाले यूबिक्यूटिन तो रिसाइकल हो जाएंगे, किसी दूसरे प्रोटीन की टैगिंग में यूज आ जाएंगे। जिस प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कराना था वो प्रोटीन कहाँ एंटर कर चुकी है? प्रोटियोसोम में। 19S सब यूनिट फोल्डेड प्रोटीन को अनफोल्ड करती है। 19S सब यूनिट क्या करेगी? जो प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में आई है उसकी अनफोल्डिंग कराएगी। अनफोल्डिंग कराने का काम कौन करेगी? 19S सब यूनिट। अनफोल्डिंग कराएगी 19S सब यूनिट। जैसे ही प्रोटीन अनफोल्ड होगी वो इंटर कर जाएगी कहाँ पे? 20S सब यूनिट पे। 20S सब यूनिट की भी बेसिकली बीटा सब यूनिट क्या करा देगी? उसमें पेप्टाइडेज का या उसका क्लीवेज करा देगी। क्या करा देगी? पेप्टाइडल क्लीवेज करा देगी। उसके स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगी लार्ज प्रोटीन को। जैसे ही उसके मतलब कह सकते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। अमीनो एसिड्स में डिस्ट्रक्शन हो गया, उसका अलग अलग अमीनो एसिड्स आपको मिल चुके हैं। 19S ने क्या रोल प्ले किया? अनफोल्डेड प्रोटीन। सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज किया कि कौन सी प्रोटीन टैग है। जैसे ही उसको मालूम पड़ा हाँ ये प्रोटीन टैग है, उसने उसको एंट्री दी। एटीपी एसोसिएटेड होते हैं, इसकी एटीपीएस एक्टिविटी होती है।
इसके पास क्या है, एटीपीएज एक्टिविटी, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी इसमें, तब जाके ये प्रोसेस होगी, क्योंकि 19S सब यूनिट क्या करती है, एटीपीएज एक्टिविटी होती है उसके पास। अब क्या हुआ, जैसे ही प्रोटीन इंटर की, अनफोल्डेड प्रोटीन को उसने क्या करा दिया, अनफोल्डिंग करा दी, उसको अनफोल्ड करा दिया। जैसे ही अनफोल्डिंग हुई, अब वो प्रोटीन कहाँ एंटर कर जाएगी, 20S सब यूनिट में। 20S सब यूनिट क्या करेगी, ट्रिप्टिक रिस्पॉन्स शो करेगी, या आप कह सकते हैं पेप्टाइडेज एक्टिविटी होगी, जो उस प्रोटीन लिंकेज को, पेप्टाइड को ब्रेक कर देगी। जैसे ही पेप्टाइड को ब्रेक करेगी, छोटे छोटे अमीनो एसिड रेसिड्यू आपको मिल जाएंगे। अब ये अमीनो एसिड रेसिड्यू हो सकता है यूरिया साइकिल के थ्रू रिमूव हो जाए बॉडी से, या हो सकता है न्यू पेप्टाइड का फॉर्मेशन, न्यू पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर ले। अमीनो एसिड्स के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। हमारा टारगेट था टारगेट प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कराना, जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसका डिस्ट्रक्शन कराना, जो हमने करा दिया, जो हमें अमीनो एसिड रेसिड्यू मिल गए। एंटीजेनिक रिप्रेजेंटेशन में भी रोल प्ले करती है एमएचसी कॉम्प्लेक्स, जो हम पढ़ेंगे एमएचसी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में। एंटीजेनिक रिप्रेजेंटेशन में भी ये रोल प्ले करते हैं प्रोटियोसोमल लाइसेस। ये किसका रोल प्ले करते हैं, एज अ एंटीजेनिक प्रेजेंटेशन में। तो ध्यान रखिएगा, ये हो चुका है आपके प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन, प्रोटीन छोटे छोटे अमीनो एसिड्स या स्मॉल पेप्टाइड्स में डिग्रेड हो चुके हैं। इनका फर्दर क्या यूज है वो डिपेंड करता है कैसी मैकेनिज्म चल रही है। या कि टॉक्सिक है तो उसे क्लीवेज करा दो, यूरिया साइकिल के थ्रू आपको रिमूव करा दो बॉडी से, अलग अलग मैकेनिज्म हो सकती है। तो यह था आपका यूबिक्विटिनेशन प्रोटियोसोमल पाथवे, यूपीपी पाथवे। सबसे पहले हमने यूबिक्विटिनेशन देखा कि कैसे प्रोटीन को टैग कराएंगे, यदि प्रोटीन टैग हो चुकी है तो प्रोटियोसोमल पाथवे के थ्रू से कैसे क्लीव कराएंगे। रेगुलेटरी सब यूनिट क्या होगी, कैटालिटिक सब यूनिट क्या होगी। प्रोटियोसोम पे इंडिविजुअल टॉपिक बनता है, मेरे अपकमिंग वीडियोस प्रोटियोसोमल के इंडिविजुअल टॉपिक पे आएंगे। होपफुली ये वीडियो आपके स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।